एंड जो हमारी यूवी रेज होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं क्लोरोमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए। क्यों? हमारी प्रोटीन्स, भाई तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं तुम्हारे सैंपल के अंदर? जहाँ तो प्रोटीन हो सकती हैं, जहाँ डीएनए, जहाँ फिर कोई टॉक्सिन, जहाँ कोई कार्बोहाइड्रेट, जहाँ कोई ग्लाइकोलिपिड। तो ये वाली जो रेंज है ना केमिकल की, ये लाइट को एब्जॉर्ब करती है यूवी और विजिबल की रेंज में। कल मैंने ये बड़ा अच्छे से समझाया था। इसके आगे शायद उन्होंने दे रखी है पिक्चर, नहीं वो दूसरी स्लाइड तुम्हें कल मैं दिखा रही थी उसमें उन्होंने शो कर रखा था। कोई बात नहीं, बताती हूँ मैं वो भी। लेट मी कम टू द व्हाइट बोर्ड। ये तुम्हारी मशीन, उस मशीन के अंदर क्यूबिट रखने के लिए जगह बनी हुई है एंड यहाँ पे उन्होंने क्या दिखा रखी है, स्क्रीन। क्या हुआ? व्हाइट बोर्ड भी शो नहीं हो रहा यार, ये क्या सीन है, रुको। पता नहीं ये पीछे से बंद क्यों हो जाता है, तो बता दिया करो जब भी बंद होता है तुम्हें दिखाई देना तो। ये स्क्रीन दिखाई दे रही है अब तुम्हें? नाउ लेट्स स्टार्ट। तो बच्चा पार्टी, ये तुम्हारी वो मशीन है, उस मशीन के अंदर वो क्यूबिट रखने के लिए जगह बनी हुई है। 2 क्यूबिट रखी जाती हैं और एक यहाँ पे रीडिंग शो करने के लिए कि तुम्हारी कितनी कंसंट्रेशन आई है किसी केमिकल की, कितनी यहाँ पे सारी डेट होगी कि कितनी ऑडी पे तुम ले रहे हो अपने सैंपल को, कितनी कंसंट्रेशन आई है, कितनी फ्रिक्वेंसी है, ये सारी चीज़ें शो करी जाती हैं। अब इस मशीन के अंदर की बात करते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड दिस मशीन। This machine contain bulb and this bulb can emit light in visible wavelength। visible की रेंज क्या रहती है? ऑलमोस्ट 380 से स्टार्ट होके 700 नैनोमीटर तक, राइट। अगर हमें यूवी वाला सोर्स चाहिए तो वो इससे भी डाउन होगी, जो यूवी वाली है वो वाला बल्ब इससे भी शॉर्ट रेंज की वेवलेंथ को एमिट करता होगा। ओके तो हमारे पास पहला क्या होना चाहिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर? एक लाइट का सोर्स। लाइट सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, यूवी वाला, विजिबल वाला। जहाँ ऐसा भी हो सकता है कोई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो यूवी और विजिबल दोनों ही रेंज रखता हो, पर वो वाला फोटोमीटर काफी कॉस्टली होता है, ठीक है। फिर सेकंड चीज चाहिए हमें क्यूबिट, जिसके अंदर हमारा सैंपल हम रखेंगे। थर्ड चाहिए डिटेक्टर, जो पता करता हो कि है कि क्या कंसंट्रेशन आई है। अब सुनो क्या हो रहा है। ये तुम्हारा लाइट सोर्स, सबसे पहले लाइट तुम्हें ना सेट करना पड़ेगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर ना, तुम सेट कर सकते हो कि तुम किस वेवलेंथ की लाइट को फॉल करवाना चाहते हो अपने सैंपल पे। लाइट तुमने पता कितना सिलेक्ट किया? 450। तो ऑटोमेटिकली, वैसे तो ये बल्ब अगर विजिबल वाला है तो ये 380 से लेके 700 तक की रेंज की डिफरेंट वेवलेंथ्स को एमिट करेगा। एम राइट? ओके मैम, नहीं बच्चा पार्टी वो याद करो अगर तुम्हें विबग्योर याद हो अपना तो। और जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो लाइट है उसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, वो कंपोनेंट अलग तुम्हारी क्यों वो विबग्योर क्यों है? बिकॉज हमारी जो लाइट होती है उसके पास अलग अलग वेवलेंथ के कंपोनेंट है। जो वायलेट कलर है उसकी वेवलेंथ अलग है, इंडिगो की अलग है, ब्लू की अलग, ग्रीन की अलग, येलो की अलग, ऑरेंज की अलग, रेड की अलग। तो ऐसा ही किया जा रहा है। मान ले तूने वहां पे सिलेक्ट कर दिया 400, तो वो क्या करेगा? वो बल्ब तो सारी प्रोड्यूस करता है भाई, वो विजिबल लाइट एमिट करता है। फिर हम क्या करेंगे? रास्ते में आकृति क्या रखा जाता है जो एक पर्टिकुलर तरह की वेवलेंथ को आगे फॉल करवाता है? क्या बोलते हैं उस चीज को? मैंने तुम्हें कल बोला था कि कल तुमसे मैं क्वेश्चन पुट अप करूंगी।
पहले तो यही बता दो ना कि क्या बोलते हैं इस चीज को, आई मीन की जो एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट होती है तुम उसको क्या बोलते हो? कुछ याद नहीं रखते ये बच्चे। स्लाइड्स पढ़ना फिर से बताती हूँ। ये जो हमारे पास, अगर तुम्हारा बल्ब विजिबल वाला है वो 7 कलर की लाइट एमिट करता है जो तुम्हें वाइट कलर की दिखाई देती है, पर तुम चाहते थे कि सिर्फ ग्रीन कलर वाली लाइट मेरे सैंपल पे पड़े। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे सैंपल में तुम डिटेक्ट करना चाहते हो ना, वो ग्रीन कलर वाली वेवलेंथ में ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तुमने यहाँ पे क्या पुट करना है? मोनोक्रोमेटर। उस अपरेटस के अंदर लगा पड़ा मोनोक्रोमेटर। और मोनोक्रोमेटर क्या करता है? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को अपने में से पास करने देता है, जो तुम्हें नहीं चाहिए उनको वो ब्लॉक कर देगा। यहाँ से 7 कलर की लाइट्स जो हैं वो बाहर निकल के आई हैं। उनमें से तुमने से ग्रीन वाली जो है उसको पास करने दिया इस मोनोक्रोमेटर ने, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या हुआ आफ्टर दैट? मोनोक्रोमेटर से पास होने के बाद लाइट तुम्हारी क्यूबिट के पड़े हुए सैंपल के ऊपर पड़ी है, ठीक है। एक था तुम्हारा टेस्ट सैंपल, एक है तुम्हारा स्टैंडर्ड सैंपल। ये सैंपल है जिसके अंदर तुम्हें नहीं पता कि प्रोटीन की कंसंट्रेशन कितनी है, और ये वो वाला सैंपल है जो तुमने खुद बनाया, तुम्हें पता है मैंने इसमें 1 मिलीग्राम प्रोटीन डाली है, ठीक है। तो अब क्या होगा? इन दोनों के बेसिस पे, इन दोनों को कंपैरिजन के बेसिस पे तुम्हें कंसंट्रेशन पता लगेगी। क्योंकि देखो ऐसा है, जब इस स्टैंडर्ड में से लाइट पास करी तो कुछ रीडिंग आई होगी, तो तुम ये कह सकते हो ना कि अगर 1 मिलीग्राम होता है प्रोटीन तो इतनी रीडिंग आती है। यहाँ पे क्या होगा? तुम्हें रीडिंग मिल जाएगी पर तुम्हें कंसंट्रेशन नहीं पता। तो तुम जानते हो ना, जब तुम्हारे पास 3 वेरिएबल पता हो तो तुम एक वेरिएबल जो अननोन है उसको पता कर सकते हो। तो इस बेसिस पे ये वर्क कर रहा है कि जो स्टैंडर्ड है उसमें कितनी कंसंट्रेशन है किसी इम्प्योरिटी की, आइदर कुछ भी हो सकता है, वो नॉन है। और जो तुम्हारा टेस्ट वाला सैंपल है उसके अंदर तुम्हें नहीं पता, और फिर वो कंपेयर करके कि अगर 1 मिलीग्राम थी तो इतनी लाइट एब्जॉर्ब होती है, और अगर इतनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो कितने मिलीग्राम होगा। जैसे छोटी क्लास में नहीं हम ये वाला थ्योरी यूज़ करते कि उसके पास 5 एप्पल है, अगर उसने 3 दे दिए तो कितने बचेंगे। तो ऑपोजिट कर लो, उसके पास 1 बचा है तो उसने कितने दे दिए एप्पल किसी और को। ये ऐसी चीज़ है कि अननाउन को पता कर रहे हैं हम नाउन के कंपैरिजन में, और इसी चीज़ पे तुम्हारी सारी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है वो वर्क कर रही है। नाउ हम बैक आते हैं अपनी पीपीटी पे, अगर तुम्हें ये फंडा पता लग गया हो। कहते many biochemical experiments involve the measurement of compound or group of compounds present in a complex nature। इस पीपीटी में कोई प्रॉब्लम है कि उन्होंने क्या बोला? पढ़ो, स्टार्ट करो अब इन पीपीटीज को पढ़ना। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? इसमें कोई प्रॉब्लम? पढ़ा तुमने इस स्लाइड को कि नहीं अभी? ये स्लाइड पढ़ के बताओ। फर्स्ट वन, इसमें कोई प्रॉब्लम है तुम लोगों को? नहीं समझ आया क्या ये चीज़?
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड पीपीटी में उन्होंने बोला, कहते क्लोरोमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड। डन, ये पता तुम्हें, अब लग गया पता। Which make use of the property that one light passes through a colored solution, some wavelengths are absorbed more than other। ये भी पता लग गया कि भाई लाइट की जितनी वेवलेंथ्स हैं, हर एक सब्सटेंस अपनी मर्जी से एब्जॉर्ब करता है। प्रोटीन की वेवलेंथ, प्रोटीन जिस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करती हैं वो डिफरेंट है, जिस पे डीएनए एब्जॉर्ब करता है वो डिफरेंट है, आरएनए एब्जॉर्ब करता है वो डिफरेंट है। तो लाइट की अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग हमारा बायोकेमिकल सैंपल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। Which make use of the property that when light passes through a colored solution, some wavelength are absorbed more than other। I hope ये भी स्लाइड तुम्हें क्लियर होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। Many compounds are not themselves colored but can be made to absorb light in visible region by reaction with suitable reagent। सही बात है। अब सारे के सारे तुम ये तो नहीं कह सकते ना कि सारे के सारे सब्सटेंस जो है वो कलर ही होते हैं, कई चीज़ें कलरलेस भी होती हैं, है ना। तो उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, किसी और केमिकल से रिएक्ट करवा के पहले उसको कलर्ड बना लेते हैं। जब वो कलर्ड बन जाती हैं तब उनकी जो ऑडी, जिसे बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, जहाँ एब्जॉर्प्शन हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड देखो। द रिएक्शन आर फेयरली स्पेसिफिक एंड इन मोस्ट केसेस वेरी सेंसिटिव, so that quantity of material in millimolar per liter concentration can be measured। कहते कि जो ये हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ना, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इट इज़ हाईली सेंसिटिव। बच्चे यहाँ पे सेंसिटिविटी का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन है तुम्हारी सैंपल के अंदर एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, तो तुम्हें वहाँ पे शो होगी, रीडिंग आ जाएगी माइन्यूट सा। यहाँ पे उन्होंने लिखा मिली मोलर पर लीटर। मिली मोलर पता है कितना छोटा सा अमाउंट है, 10⁻³ में भी अगर कोई चीज़ है तो वो फिर भी तुम्हारे पास शो हो जाएगी इतनी लो कंसंट्रेशन में भी। अगला पॉइंट कहते द बिग एडवांटेज ऑफ is that complete isolation and compound is not necessary and the constituent of a complex mixture such as blood can determine after little treatment। देखो उन्होंने क्या बोला, अब तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम सैंपल में से तुम पहले उस एंटीजन को निकालो या उस प्रोटीन को निकालो फिर तुम्हें पता लगेगा कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो ब्लड के अंदर प्रोटीन पड़ी हुई है, ब्लड के अंदर और भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, पर हमारे सैंपल ने वहीं में से, जिस ब्लड में वो हमारा जो इम्प्योरिटी है वो पड़ी हुई है, हम डायरेक्टली उसी को एनालाइज करके रिजल्ट जो है वो दे रहे हैं बिना आइसोलेट किए हुए किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को। अगला, द डेप्थ ऑफ द कलर इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड। सही बात है। अगर कोई चीज़ किसी कंपाउंड में ज़्यादा है तो क्या होगा, उस चीज़ का कलर जो उस कंपाउंड को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल तुम क्या कर रहे हो, कहीं पे रेड कलर डाल रहे हो, पानी में तुमने डाला, थोड़ा सा रेड डालोगे तो क्या होगा, पानी थोड़ा सा रेड होगा। तुम उसमें और ज़्यादा रेड डाल दोगे तो वो और ज़्यादा डार्क वाला रेड हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि अगर कंसंट्रेशन किसी सब्सटेंस की तुम्हारे सॉल्यूशन में ज़्यादा है, अगर जाने की इम्प्योरिटी ज़्यादा है, तो कलर भी क्या आएगा, डार्क आएगा। अगर कलर डार्क है इट्स मीन जो लाइट तुम्हारे सैंपल में से पास कर रही है उसकी एब्जॉर्प्शन भी वो ज़्यादा होगी, ये चीज़ है। अगली स्लाइड देखो। मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट। अच्छा पहले ना तुम लोग ये सभी अभी स्लाइड को एक बार रीड आउट कर लो और फिर मुझे बताओ कि तुम्हें ये चीज़ पता लगी है कि नहीं लगी।
आप प्लीज इन स्लाइड्स को रीड कर लेना, क्योंकि जब तक तुम खुद रीड नहीं करोगे तुम्हें ये चीज़ें पता नहीं लगेंगी, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे एनालाइज वाला लगता है ना, तुम खुद इंटरप्रेट करके समझ रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इसलिए चलो अब मैं इस चीज़ को बंद करके तुम्हारे लॉज पे आ रही हूँ जो हम इस टेक्निक में देखने को मिलते हैं हमें। एक का नाम है लैम्बर्ट लॉ, और दूसरा था बियर लॉ। पहले तो ये दोनों मतलब ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं। लैम्बर्ट ने हमें अलग लॉ दिया था और जो हमारे बियर्ड है उन्होंने अलग लॉ दिया था। तो हम पहले इन्हें अलग अलग ही पढ़ के देखते हैं। तो बियर्ड ने क्या बोला था, बियर्ड्स लॉ की बात करने जा रही हूँ मैं। He stated that intensity of light absorbed by sample is directly proportional to concentration of impurity or biochemical present in sample। ये चीज़ मैं तुम्हें अभी समझा के भी आई हूँ, यानी कि एब्जॉर्प्शन जो होती है, एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। ये कुछ ऐसा है, ये दो तुम्हारी क्यूबिट हैं, इसके अंदर 1 मिली मोलर प्रोटीन पड़ी है, इसके अंदर कोई 2 मिली मोलर पड़ी है। तो क्या होगा, इसमें से जब लाइट पास करेगी तो लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी एज कंपेयर टू दिस वन, जब इसमें से लाइट पास करेगी। और इसी चीज़ को हमने बियर लॉ बोला। बियर ने सबसे पहले ये बताया कि ऐसा होता है, अगर तुम्हारे सैंपल में कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो लाइट ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है, और अगर तुम्हारे सैंपल में अगर प्रोटीन की या बायोकेमिकल की कंसंट्रेशन कम है तो लाइट कम एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, चलो ये हट गया, बियर लॉ समझ आ गया। अब लैम्बर्ट लॉ की बात करते हैं। इन्होंने क्या बोला कि जो क्यूबिट का पाथ होता है, बच्चे देख, एक्चुअली अगर तुम इसकी विड्थ की बात करो कि ये कितनी चौड़ी है क्यूबिट, तो ये एक तरह से रास्ता है जिसके थ्रू लाइट को पास करना होता है ना। यहाँ पे सैंपल पड़ा है तो ये इसके थ्रू पास करेगी। अगर ये क्यूबिट ज़्यादा वाइड है तो मतलब कि लाइट का जो पाथ है वो भी बढ़ गया। तो इन्होंने बोला था कि अगर हमारी उन्होंने बोला कि अगर पाथ लेंथ ज़्यादा है तो लाइट ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है, यानी कि एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होती है एज कंपेयर जब पाथ छोटा होता है। तो इन्होंने क्या बोला, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली proportional to L, where L represent path length. Look here, absorbance directly proportional to L. ये किसने दिया, लैम्बर्ट ने। बियर ने हमें क्या बोला, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, वो थी कंसंट्रेशन। अब हमने क्या किया, तुम्हें पता है जब भी तुम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हो, तुम क्या करते हो, उसकी जगह पे एक कांस्टेंट तुम्हें पुट करना पड़ता है। तो मैंने इन दोनों को सीधे ऐसे लिख सकती हूँ, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड C। अगर मैं इसको लैम्बर्ट एंड बियर को कंबाइन कर दूँ, क्योंकि है तो दोनों लिंक्ड एब्जॉर्बेंस से ही है ना, तो मैंने इन दोनों को आपस में लिंक कर दिया और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा के यहाँ पे एक नई चीज़ लगा दी K।
और ये के जो है हमारा कांस्टेंट आया यहाँ पे। अलग अलग सैंपल के लिए अगर तुम अलग अलग तरह का सैंपल यूज कर रहे हो, बफर जिसमें तुम सोल्यूशन बना रहे हो, तो उनका के जो है वो सेम के लिए सेम होगा, अलग अलग के लिए डिफर करेगा। अब इसी के बेसिस पे इस लॉ को बोल दिया गया लैम्बर्ट बेयर लॉ। क्या बोला लैम्बर्ट बेयर ने कि जो एब्जॉर्बेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ बायोकेमिकल प्रेजेंट इन सैंपल एंड पाथ लेंथ ऑफ लाइट ट्रेवल्ड इन द सैंपल। तो ये था लैम्बर्ट एंड बेयर लॉ। अब वापस आते हैं पीपीटी पे। लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर जर्नल थिंग। ये कुछ ऐसा है। सबसे पहले तुम ये समझो, ये हमारा रेडिएशंस का सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन वेवलेंथ। तो क्या होगा, सबसे पहले होगी यूवी, फिर होगी विजिबल, फिर होगी इंफ्रारेड, फिर होगी फार इंफ्रारेड, यहाँ पे होंगी रेडियो वेव्स। तो ये लाइट का वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली पैटर्न होता है। अब इनमें से मैं सिर्फ विजिबल की बात कर रही हूँ। विजिबल के अंदर कौन कौन सी रेंज होती हैं, बताएगा कोई? GYOR विबग्योर। अगर तुम इधर को मूव कर रहे हो तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसी पैटर्न के बेसिस पे एक चीज बताती हूँ तुम्हें, देखो भाई, जब तुम्हारे क्यूबिट ने लाइट को एब्सॉर्ब कर लिया, लाइट एब्सॉर्ब करने का मतलब होता है कि इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर तुमने इस पे 400 लैम्डा वाली लाइट डाली, वेवलेंथ वाली, तो जब ये बाहर निकलेगी ना, हो सकता है ये कम हो जाए अगर इस सैंपल ने उस लाइट को एब्सॉर्ब किया है एक पर्टिकुलर रेंज वाली को। तो ये क्या हो जाएगी, 350 हो गई। सॉरी, एक मिनट रुकना, मैंने यहाँ पे गड़बड़ करी है। ये वेवलेंथ जो है वो लाइट की बढ़ जाएगी। एक्चुअली वेवलेंथ बढ़ने का मतलब होता है कि जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर रही है। अगर मैं विबग्योर की तुम्हें एग्जांपल दूं, तुमने वायलेट लाइट डाली अपनी क्यूबिट के ऊपर, जो तुम्हें बाहर निकल के मिलेगी ना, हो सकता है कि वो ब्लू कलर की लाइट हो। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जब तुम आगे को मूव कर रहे हो, लैम्डा इंक्रीज कर रहा है, वायलेट के पास ज़्यादा एनर्जी है ब्लू के कंपैरेटिव में। तो फिर ये ब्लू कैसे बन गई, बीच वाली जो एनर्जी है वो कहाँ गई, बताओ कहाँ गई होगी एनर्जी, जो ये वायलेट से ब्लू में कन्वर्ट होगी लाइट की वेवलेंथ जब बाहर निकल के आई तो। या उसने एब्जॉर्ब कर ली, उस जिसके कारण लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई, उसकी एनर्जी कम हो गई और वेवलेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये फंडा है जो यहाँ पे यूज हो रहा है बस। और तुम इसी चीज को, है ना, तुम्हें ये पता लग गया कि इन्होंने कुछ एब्जॉर्ब किया है, और जो इन्होंने एब्जॉर्ब की है लाइट की इंटेंसिटी, उससे हम क्या पता निकाल लेते हैं, हम कंसंट्रेशन पता कर लेते हैं किसी भी चीज की, डायरेक्ट है। अगर ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे 1 मिलीग्राम प्रोटीन है इस सैंपल में, यहाँ पे 2 मिलीग्राम है, यहाँ पे इंटेंसिटी कम डिक्रीज होगी, यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से हम सैंपल्स को कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी प्रोटीन की कंसंट्रेशन है। सो ये तुम्हारा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। वापिस आते हैं अपनी स्लाइड पे। आई थिंक अब अगर तुम ये चीज़ें पढ़ोगे ना, तुम्हें बहुत आसानी से क्लियर हो जानी चाहिए ये पीपीटी, अगर तुम ये समझ रहे हो जो मैं तुम्हें बता रही हूँ इस टाइम पे। तो
ये यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। कहते हैं क्लोरोमेट्री इज जनरली एनी टूल दैट करेक्टराइज कलर सैंपल टू प्रोवाइड एंड ऑब्जेक्टली मेजर द कलर्ड करेक्टरिस्टिक। सही बात है, क्लोरोमेट्री कलर सैंपल को चेक करके अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक हमें चीज़ें बताता है। In chemistry, the calorimeter is an apparatus that allows the absorbance of a solution at a particular frequency of visual light to be determined. Done. Visible light को हम डाल रहे थे सैंपल के ऊपर। जैसे मैं तुम्हें वेवलेंथ की टर्म में बात कर रही हूँ तो फ्रिक्वेंसी की टर्म में भी तो बात कर सकती हूँ। लाइट के पास दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक होती है उसकी वेवलेंथ, एक होती है उसकी फ्रिक्वेंसी। इन्होंने वेवलेंथ की बजाय यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लिखा, जाने कि इन्होंने डायरेक्टली एनर्जी से लिंक कर दिया। अब तुम जब सैंपल में से अगर वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है ना, लाइट बाहर जब निकल के आ रही है तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है का मतलब है कि फ्रिक्वेंसी कम, और फ्रिक्वेंसी कम हो रही का मतलब है कि जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर रही है, क्योंकि एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर ली जो क्यूबिट के अंदर तुम्हारा सैंपल पड़ा हुआ था उसने। इस तरीके से डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस एब्जॉर्ब वेरिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। बता दिया मैंने तुम्हें, प्रोटीन अलग पे एब्जॉर्ब कर रही हैं, न्यूक्लिक एसिड अलग पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कैलोरीमीटर रिले ऑन द प्रिंसिपल दैट एब्जॉर्बेंस ऑफ अ सब्सटेंस वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। क्लियर? अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा, एब्जॉर्बेंस ज़्यादा, दैट इज अ मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन गिव अ हायर एब्जॉर्बेंस रीडिंग। डन। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम करते हैं कल इसको कंपाइल अप। अब प्लीज़ ये पीपीटी तुम पढ़ लेना, कल लेक्चर नहीं है, परसों भी नहीं है, संडे को भी नहीं है। तो जब भी अभी ये लेक्चर होगा मैं इसमें से क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि अगर बच्चे तुम्हें ये बेसिक क्लियर हो गया है ना तो फिर ये यूनिट बड़ा आसान है हमारे लिए। तो बेसिक इसका ज़रूर पढ़ लो। अब ये वाली स्लाइड जहाँ तक मैंने आज करवाई है और पिछली वाली जो स्लाइड मैंने तुम्हें एक सेंड कर रखी है, वो दोनों स्लाइड, ये दोनों स्लाइड्स को रीड आउट कर लेना। ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, फिर चलो हम कल करते हैं इसको कंटिन्यू।